हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे एसएससी जेईई लास्ट 90 डेज क्रैश कोर्स में, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे खासे वेटेज रखने वाले सब्जेक्ट्स को हम ख़त्म कर भी चुके हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, या फिर आपका हो गया इरिगेशन इंजीनियरिंग, या फिर फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं अभी आपके बाकी हैं, और बीएमसी, आरसीसी और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और कल की बात करें तो पिछले कल में ही हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी सोम को हमने कंप्लीट किया। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी तरह का डाउट है आपको सोम के पूरे सब्जेक्ट से, तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, जिससे कि मैं उन डाउट्स को आगे क्लियर कर दूंगा। और आज से हम शुरू करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स को। ठीक है, आज से हम फ्लूइड मैकेनिक्स को शुरू करने वाले हैं। आज से हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ेंगे, और कल हमने सोम को ख़त्म कर दिया। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी जेईई में ही नहीं, बल्कि अदर स्टेट जेईई एग्जाम्स में भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, और एक और चीज़ कि जो भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें ये क्लास पहली बार मिल रही है, या फिर हमसे पहली बार जुड़े हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वो भी हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। और जिन भी मेरे दोस्तों ने अभी तक क्रैश कोर्स के कुछ सब्जेक्ट्स को या फिर कुछ वीडियो लेक्चर्स को स्किप किया है, अगर आपने स्किप किया है, अगर आप सोच रहे हैं कि उन्हें मैं बाद में पढ़ लूँगा या फिर मैं बाद में कंप्लीट करूँगा, तो आगे चल के हमें कहीं न कहीं भी हमारे जो काम है वो बढ़ने वाला है, यानी कि जो हमारा वर्किंग लोड है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम और पास आते जा रहा है। तो अब हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व भी करना है, मॉक टेस्ट भी देने हैं, और ठीक है, और उसके साथ रिवीजन भी करना है, और इन सब्जेक्ट्स को क्लियर भी करना है। तो काफ़ी काम बढ़ जाएगा आपके लिए, मेरे लिए। तो आप मेक श्योर करें कि आप कोई भी काम, मतलब पिछले दिनों वाला ये मत रखें, मतलब रिमेनिंग मत रखें, उसे आप कंप्लीट कर लें, जिससे कि आगे चल के आपको किसी भी तरह का बर्डन नहीं होगा। आपको अपने रिवीजन करने में, या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग में, या फिर किसी भी तरह का एग्जाम देने में किसी भी तरह का बर्डन नहीं होगा। तो आप पहले मेक श्योर करें कि आप इन लेक्चर्स के साथ पैरेलली वो भी लेक्चर्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो चलिए आज टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि तो फ्लूइड क्या होता है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो फ्लूइड क्या होता है, तो ये कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, ये कोई एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होती है, जिसमें बहने की टेंडेंसी होती है। ठीक है, कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसा मटेरियल जो क्या करे, जो बहने की क्षमता रखता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, जो विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, और इसको अगर हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करें, इसी चीज़ को और इंजीनियरिंग टर्म्स में अगर हम बताने की कोशिश करें, तो हम कह सकते हैं फ्लूइड इज एनी सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअली अंडर एन अप्लाइड शियर स्ट्रेस। यानी कि अगर आप किसी मटेरियल पे, ठीक है, फ्लूइड मतलब अगर कोई एक सब्सटेंस है, कोई एक मटेरियल है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप शियर स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आपको कंटिन्यूअली डिफॉर्मेशन देगा, जिसे हम फ्लो कह रहे हैं। ठीक है, जिसे हम फ्लो कह रहे हैं उसे कंटिन्यूअली डिफॉर्म भी कह सकते हैं, अगर हम इंजीनियरिंग टर्म्स में बात करें तो अगर आप किसी सब्सटेंस पे, ठीक है, शियर स्ट्रेस डेवलप कर रहे हैं, तो वो कंटिन्यूअली डिफॉर्मेशन आपको अगर दे रहा है, तो उसे हम फ्लूइड कहेंगे। बात वही हुई कि अगर कोई सब्सटेंस है जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी है, तो उसे हम फ्लूइड कहते हैं। और ये कौन से हो सकते हैं, ये बेसिकली गैस और लिक्विड की बात होती है। यहाँ पे बेसिकली गैस और लिक्विड की बात होती है, सॉलिड में कोई ऐसा प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, तो गैस और लिक्विड की हम यहाँ पे बात करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो अगर हम बात करें तो पहले फ्लूइड तो हमने जान लिया क्या है। फ्लूइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स इंजीनियरिंग स्टडी है फ्लूइड का। ठीक है, कुल मिला जुला के अगर हम सीधा बात करें तो ये एक इंजीनियरिंग स्टडी है फ्लूइड का। और मैं इसे इतना शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको भी पता है कि ये चीज़ नहीं पूछेगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है। आगे की चीज़ें जो हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उन पे हमें फोकस करना है। तो यहाँ पे बस मैं आपको एज अ इंट्रोडक्शन देते चल रहा हूँ। ठीक है, तो फ्लूइड क्या है, तो फ्लूइड एक इंजीनियरिंग स्टडी है, किसका, फ्लूइड का। फ्लूइड मैकेनिक्स जो है इंजीनियरिंग स्टडी है फ्लूइड का, और ये दो तरह से मतलब डिवाइडेड है। ठीक है, ये दो तरह से डिवाइडेड है, दो तरह से विभाजित है। पहला फ्लूइड स्टैटिक और दूसरा फ्लूइड डायनामिक। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा होगा, फ्लूइड स्टैटिक में जो आपका फ्लूइड है वो स्टैटिक कंडीशन में है, और उस कंडीशन में हम जो पढ़ाई करते हैं, हम जो इंजीनियरिंग स्टडीज़ करते हैं फ्लूइड से रिलेटेड, ठीक है, फ्लूइड के ऊपर, उसे हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक। और अगर आपका फ्लूइड क्या है, मोशन में है, ठीक है, अगर आपका फ्लूइड क्या है, मोशन में है, तो उस समय आप जो पढ़ाई करेंगे, इंजीनियरिंग स्टडीज़ करेंगे फ्लूइड पर, उसे आप क्या कहेंगे, फ्लूइड डायनामिक कहेंगे। और फ्लूइड डायनामिक भी आपका दो तरह से विभाजित है, एक होता है फ्लूइड काइनेमेटिक्स और एक होता है फ्लूइड काइनेटिक्स। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि जो आपका फ्लूइड है, अगर वो मोशन में है, तो वहाँ पे हम मोशन के
मोशन की तो पढ़ाई करेंगे कि ठीक है हम मोशन को कंसिडर करेंगे, मोशन की जितने भी चीज़ें उनको तो स्टडी करेंगे, बट उस मोशन का कॉज क्या है, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमें पता है कि किसी भी मोशन का कॉज होता है फोर्स, तो उस मोशन का जो कॉज है यानी जो फोर्स है उसको हम कहीं भी कंसिडर नहीं करेंगे, उसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहते हैं। व्हेन मोशन इज कंसिडर्ड बट द कॉज फोर्स ऑफ मोशन इज नॉट कंसिडर्ड, तो इसे हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहेंगे। और अगर हम बात करें फ्लूइड काइनेटिक्स की, तो फ्लूइड काइनेटिक्स क्या होता है, तो इसमें व्हेन मोशन एंड इट्स कॉज बोथ इज कंसिडर्ड, यानी कि मोशन के साथ साथ उसका जो कॉज है, जो फोर्स है जिसकी वजह से वो मोशन हो रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, तो उसे हम कहेंगे फ्लूइड काइनेटिक्स। ठीक है, तो हमने बात कर ली इसके बारे में कि फ्लूइड मैकेनिक्स के कितने ब्रांचेज होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में भी 2 ब्रांच होते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स और फ्लूइड काइनेटिक्स, तो इनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, और अब अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, सॉलिड में हमारा क्या होता है, सॉलिड में हम पढ़ते हैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अभी भी सोम खत्म किया तो ऑब्वियसली आपको ताज़ा पता होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बाय हुक्स लॉ। ठीक है, बट फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड में हमारा स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन रेट के, किसके, स्ट्रेन रेट के, यानी रेट ऑफ स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे फ्लूइड के टाइप्स कितने हो सकते हैं, वैसे तो हम और भी आगे चल के और भी बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे फ्लूइड के, बट यहाँ पे अगर हम बस एक ऐसे अपने लाइफ बेस पे, लाइफ के बेसिस पे हम अगर बात करें तो आपके 2 तरह के जो है फ्लूइड हो सकते हैं। ठीक है, एक्सिस्टेंस पे बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सिस्टेंस क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस की अगर बात करें तो जो हमारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड है वो कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं, एक रियल और दूसरा आइडियल। ठीक है, रियल की बात करें तो ये एक ऑल एग्जिस्टिंग प्रैक्टिकल फ्लूइड है, ये मतलब वो फ्लूइड्स हैं जो मतलब एग्जिस्ट करती हैं हमारे वर्ल्ड में, और ये रियल फ्लूइड्स हैं जो इन पे हम प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें जो है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पाई जाती हैं। बट अगर हम बात करें आइडियल फ्लूइड की ना मेरे भाई, तो ये एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसे हम खुद एज्यूम करते हैं, हाँ, दे डू नॉट एग्जिस्ट। एंड इसके पास मतलब आइडियल फ्लूइड के पास बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नहीं होती हैं, मतलब जैसे कि सरफेस टेंशन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है इसकी में नहीं होती। ठीक है, इसमें मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें किसी भी तरह की जो नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, जितने भी नेगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो नहीं होती, रेजिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें किसी भी तरह की नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या कहा, आइडियल फ्लूइड कहा। किसी भी तरह का लॉस नहीं हो सकता इसमें आइडियल फ्लूइड में, इसीलिए इसमें किसी भी तरह की रेजिस्टेंस हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो विस्कोसिटी क्या है, एक तरह का कंसिडर लॉस है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस होता है ना, फ्लो में रेजिस्टेंस होता है, तो उसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये क्या कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये नेगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे फ्लूइड की, इसलिए हमने आइडियल फ्लूइड में इसे कंसिडर नहीं करते। तो आप मतलब कुल मिला जुला के आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जितने भी नेगेटिव क्या बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम आइडियल फ्लूइड में कंसिडर नहीं करते। रियल फ्लूइड क्या फ्लूइड होता है, तो वो फ्लूइड जो एग्जिस्टेंस में है, जो हमारे रियल लाइफ में है, जिनको हम यूज़ करते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं इस वर्ल्ड में, उन्हें हम क्या कहते हैं, रियल फ्लूइड कहते हैं। और इनमें सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कंप्रेसिबिलिटी, हर तरह की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने टाइप ऑफ फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की, जो कि हमको आगे चल के कहीं ना कहीं आगे चल के हमारे जितने भी सब चैप्टर्स होने वाली हैं, जितने भी चीज़ें होने वाली हैं, उनको समझने में, उनको पढ़ने में कहीं ना कहीं आसानी पड़ेगी, फार्मूलाज में उनको जो है क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। ठीक है, हमें चीज़ों को समझने में आसानी होगी, इसलिए हम सबसे पहले फ्लूइड्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि क्या इससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो, अब तक मैंने जो बताया इसमें अगर किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट कर दें, जिससे कि मैं जो उसे मतलब अगले वीडियो लेक्चर्स में डाउट क्लियर कर दूं, आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर कर दूं। तो इफ़ देयर इज़ एनी डाउट देन प्लीज़ मेक श्योर यू कमेंट इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ की। तो उसमें क्या है, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी की जो है हमारा डेंसिटी। ठीक है, जो क्या है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ये तो हमने बहुत पहले भी पढ़ा है, 9th 10th में। इससे भी पहले आपने पढ़ा होगा कि जो घनत्व होता है, मतलब हिंदी में इसे घनत्व कहते हैं, तो जो आपका घनत्व होता है वो द्रव्यमान बटे आयतन होता है, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है यानी इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर हम बात करें तो जो आपका वाटर होता है ना मेरे भाई, जो आपका वाटर होता है उसका जो डेंसिटी होती है, ऑलवेज मतलब बेसिक सी बात है कि यहाँ पे हम फ्लूइड्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम फ्लूइड में कौन आएगा आपका, हम मतलब अगर आप बात करो तो फ्लूइड में हम बेसिकली किसको हम देखते हैं, आपके मन में जब भी फ्लूइड की बात आई है ना तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आएगा, वो है वाटर।
तो अगर हम बात करें यहाँ पे वाटर की, तो जो वाटर है उसका जो डेंसिटी होता है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब हम एज्यूम करते हैं, और जो वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी जो वो अचीव कर सकता है वो हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे अचीव होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एयर की ना मेरे भाई, तो एयर का, क्योंकि एयर भी एज यू नो एयर भी फ्लो करता है, तो एयर भी क्या है, एक तरह का फ्लूइड है। तो एयर का कितना टेम्परेचर ये होता है, डेंसिटी होता है, अगर इसकी बात करें तो कितना होता है 1.24 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने वाटर और एयर की जो है कितनी डेंसिटी होती है। ये जो हमारा डेंसिटी है ना मेरे भाई, इसे हम रो, ये एक रो है, इस तरह से कुछ बनता है। ठीक है, इसे रो के थ्रू हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका डेंसिटी होता है ना, वो बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टीज़ पे, मतलब बहुत सारे अदर कंडीशंस पे जो है क्या बोलते हैं, डिपेंड करता है। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, ऑब्वियसली बात है, आपको मालूम होगा कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हम किसी फ्लूइड की बात करें, अगर लिक्विड की बात करूँ मैं, अगर लिक्विड है, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, आप इसे ज़रूर से नोट कर लीजिएगा। तो क्या है कि अगर कोई लिक्विड है और उसमें आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उसकी विस्कोसिटी, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, घटेगी। ऑब्वियस सी बात है, उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे। ठीक है, फ्री होने की कोशिश करेंगे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड क्या हो गया, लिक्विड कहीं ना कहीं उसकी जो डेंसिटी है वो क्या हो गई, घट गई। बट अगर आपका एयर है, मतलब कहीं कोई गैस है, तो गैस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो ना मेरे भाई, तो इसका उल्टा कंडीशन होता है, जो आपका डेंसिटी है ना वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका मूवमेंट ऑफ ये है, क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, जो भी आपका मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो और फास्टर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारा जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। हमने यहाँ पे जाना डेंसिटी के बारे में। इसके बाद हम अब पढ़ते हैं स्पेसिफिक वेट के बारे में। क्या है, स्पेसिफिक वेट के बारे में। और एक चीज़ और बता दूं कि जो भी मेरे भाई हैं जो अभी तक टेलीग्राम चैनल या फिर क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, तो आप मेक श्योर करें कि आप इनसे भी जुड़ जाएं, जिससे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन बेहतर हो सके। साथ ही साथ आप क्या कर सकें, आप जो भी PDF और नोट्स हैं उनको भी एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो बात करते हैं अब बात करते हैं स्पेसिफिक वेट की, या फिर आप कह सकते हैं यूनिट डेंसिटी की। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट क्या होता है, तो स्पेसिफिक वेट या यूनिट डेंसिटी क्या होता है, तो ये होता है हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ऑब्वियसली आपको भी पता है कि हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम यहाँ पे किसी भी तरह की फालतू चीज़ों को डिस्कस करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए चलेंगे कि आपका स्पेसिफिक वेट क्या होता है, यानी कि यूनिट डेंसिटी क्या होती है, तो वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वेट अपॉन वॉल्यूम, इसे हम क्या करते हैं ना, देखो अब क्या करते हैं, वेट क्या होता है, वेट क्या होता है हमारा mg अपॉन v। अब हमारा mv क्या है, तो mv है हमारा रो, अभी भी हमने बात किया। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, वेट, मतलब जो आपका यूनिट वेट है, जो आपका यूनिट वेट है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक वेट है, उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं वेट अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू रो जी। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है। इसका जो न्यूटन, इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, एज यूजुअल ये सब चीज़ें जो है आपको भी पता होगी, क्योंकि बहुत आसान सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप भी पढ़ते चले, बस ये चीज़ें जो है रिवाइज कर लेंगे ना आप, तो कहीं ना कहीं जो है आपको और हेल्पफुल हो जाएगा, आपके लिए स्पीड बढ़ जाएगी। और जो भी मेरे दोस्त ऐसे हैं जिनका सिलेबस कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कवर है, तो वो इसे एज अ रिविज़न जो है इस क्लास को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की, कि हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है। तो ये होता है वॉल्यूम पर मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, जिसे हम, ये जो वॉल्यूम पर यूनिट मास है, आप जानते होंगे, अगर हम बात करें रो की ना मेरे भाई, यानी कि डेंसिटी की, तो ये क्या होता है, ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो है, जो आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम है, वो कहीं ना कहीं डेंसिटी का क्या है, उल्टा है। तो ये हमने यहाँ पे इन्वर्स भी लिख दिया, 1/रो कर दिया। ठीक है, तो हमें जो हमारा ये फॉर्मूला ही फिर से मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम पर यूनिट मास इज इक्वल्स टू 1/डेंसिटी। ठीक है, इसे हम मीटर क्यूब पर केजी में जो है मापते हैं, यानी इसका यूनिट जो है वो क्या है, मीटर क्यूब पर केजी है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर कह सकते हो आप रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, इसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका किसी तरह का यूनिट नहीं होता है, ये बस एक नंबर होता है जो रिप्रेजेंट करता है हमारे डेंसिटी को, जो रिप्रेजेंट करता है हमारी डेंसिटी को, या फिर आप कह सकते हैं हमारे यूनिट वेट को। ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ किसी क्या बोलते हैं, इन कंपेरिजन ऑफ किसी अदर क्या बोलते हैं इसके, अदर मटेरियल के या फिर अदर फ्लूइड के। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा, हम जो बोल रहे हैं यहाँ पे अदर फ्लूइड, जिसके कंपैरिजन में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो है बेसिकली वहाँ पे वाटर की बात करते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार और रिपीट करके आपको बता देता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरह का जो है यूनिटलेस नंबर होता है। क्या होता है, यूनिटलेस नंबर होता है, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे फ्लूइड ही नहीं, बस किसी भी चीज़ की, हमारे मटेरियल की डेंसिटी को। ठीक है, हमारे मटेरियल की डेंसिटी को, या फिर आप कह सकते हैं हमारे मटेरियल के यूनिट वेट को। ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ किसके, इन कंपेरिजन ऑफ हमारे किसी स्टैंडर्ड मटेरियल के, इन कंपेरिजन ऑफ हमारे स्टैंडर्ड मटेरियल के। और यहाँ पे जो हमारे स्टैंडर्ड मटेरियल है ना, वो हम फ्लूइड के लिए वाटर लेते हैं और गैस के लिए एयर लेते हैं। ठीक है, क्लियर।
अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूला की अगर, तो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड और सब्सटेंस, यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड और सब्सटेंस अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अब हम मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये तो हमने बात कर ली यूनिट वेट की। अब आप देखेंगे अगर मैं आपको बताना चाहूँ थोड़ा सा, तो ये आप यहाँ पे कह सकते हैं रो ऑफ फ्लूइड, जो फ्लूइड का आपको निकालना है, इंटू जी अपॉन रो ऑफ वाटर इंटू जी, है ना, यूनिट वेट को हम यही लिखते हैं ना। तो इसमें आप देखेंगे तो जी से जी आपका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका किसी भी तरह का यूनिट नहीं होता है, और फॉर मतलब ये जो हमारा स्टैंडर्ड मटेरियल है, हमने यहाँ पे ये बात की है किसी फ्लूइड की, इसलिए यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड मटेरियल का जगह है वो किसने लिया है, वाटर ने लिया है। अगर हम यहाँ पे अगर किसी गैस की बात करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम किसी गैस की बात करेंगे, फॉर गैसेस वी टेक एयर इन प्लेस ऑफ वाटर, या फिर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या मतलब होता है अगर आपका जी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया, जी से क्या बोलते हैं छोटा हो गया, इससे हमें पता क्या चलता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपका जी का वैल्यू 1 से बड़ा हो गया तो फ्लूइड क्या है, हैवियर है वाटर से। ठीक है, फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो क्या है, ज़्यादा है हमारे वाटर से। ठीक है, और अगर हम बात करें कि फ्लूइड की अगर जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू है, जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से कम है, इसका मतलब कि जो हमारा मटेरियल है, जो हमारा फ्लूइड है, वो क्या है, वो कहीं ना कहीं वाटर की डेंसिटी से क्या है, कम है, मतलब उसकी जो डेंसिटी है वाटर से कम है, यानी कि लाइटर है। ठीक है, यानी कि हल्का है हमारे पानी से भी। ठीक है, जैसे कि हमारे बहुत सारे तेल होते हैं, आपने डीजल पेट्रोल भी देखा होगा, उसको भी आप देखेंगे तो क्या होता है, उनका जो डेंसिटी होता है अप्रॉक्स 750 के आसपास होता है, यानी कि उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आप कह सकते हैं 0.75 के अप्रॉक्स में होती है। तो ये क्या है, ये हमारे जो है वाटर से हल्के होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली इसकी। अब एक नोट वाला पॉइंट है, ठीक है, जो बेसिकली पूछ लेता है हमारे एसएससी जेईई में, पूछा भी है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं ऐड किया है। क्या, तो ओशन डेप्थ जो है ना इज मेजर्ड बाय फैथोमीटर, जो आपका ओशन डेप्थ होता है, ठीक है, जो भी आपका ओशन डेप्थ होता है ना, उसे हम किस इंस्ट्रूमेंट के मेथड से नापते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम नापते हैं, तो हम कहते हैं किसको, फैथोमीटर को। जो आपका फैथोमीटर होता है उसके थ्रू हम क्या कहते हैं, ओशन डेप्थ को मापते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब अगर आप वॉल्यूम में पानी भरेंगे तो वहाँ पे आपको वो जो मतलब अगर आप किसी 1 मीटर क्यूब के बर्तन में, जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, उसमें अगर आप पानी भरेंगे तो आपको जो उस पानी का वेट अगर आप मेजर करेंगे ना, तो आपको कितना मिलेगा, 1000 मिलेगा। तो इसके थ्रू हम ये पता करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करिए तो वाटर की बात हो गई कि वाटर का डेंसिटी कितना है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अगर हम बात करें मर्क्यूरी की तो वो कितना होता है, तो वो होता है 13600 kg पर मीटर। तो अगर हम बात करते हैं अब सरफेस टेंशन की, ठीक है, सरफेस टेंशन क्या होता है, तो ये एक तरह का ऐसा प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसमें क्या होता है ना, जिसमें जब भी कभी दो फ्लूइड्स जो इमिसिबल हो, जैसे तेल और पानी हो गया, ठीक है, वो फ्लूइड्स जो एक दूसरे में मिक्स ना होती हैं उन्हें हम इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं, या फिर इमिसिबल फ्लूइड्स कहते हैं। तो जब ये दो इमिसिबल फ्लूइड्स होती हैं ना, ये जब दो इमिसिबल फ्लूइड्स मिलती हैं तो वहाँ पे ना उस इंटरफेस पे एक फिल्म बन जाता है, एक जो है आप कह सकते हैं एक पतला परत बन जाता है। ठीक है, एक पतला परत बन जाता है, जो कि जिसे ही मतलब इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़िए, इट अकर्स एट द लिक्विड गैस, ठीक है, लिक्विड गैस इंटरफेस और एट द इंटरफेस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड while a thin film is apparently formed due to attraction of liquid in surface which is similar to tension। मतलब क्या कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है हमारा लिक्विड गैस का इंटरफेस, या फिर आप कह सकते हैं दो इमिसिबल फ्लूइड्स के बीच का जो इंटरफेस है, वहाँ पे क्या होता है, एक पतली सी परत बन जाती है, जहाँ पे जो है कोहेजन की वजह से, ठीक है, जहाँ पे जो है कोहेजन की वजह से एक पतली परत बन जाती है। और वो बेसिकली किस तरह से होती है, तो ये जो परत होती है ना बेसिकली टेंजाइल फॉर्म में होती है, मतलब यहाँ पे टेंशन काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। और इसका अगर फॉर्मूला की बात करें तो ये क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एफ बाई एल। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी कि जो है आपका जो पानी जो है, जैसे बारिश की बूंदें होती हैं, तो जो बारिश की बूंदें होती है वो क्या होती हैं, वो सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या कर लेती हैं, गोल आकृति धारित कर लेती हैं, गोल आकृति कर लेती हैं गिरते समय। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि अगर आपने देखा भी होगा कि अगर कोई फ्लूइड है, ठीक है, अगर कोई फ्लूइड है, या फिर आप पानी में देखेंगे पानी है, पानी पे आप चाहे तो क्या बोलते हैं, जो पिन होता है ना, पतला सा जो पिन होता है, उसे आप रख के फ्लोट करा सकते हो। ठीक है, या फिर आपने देखा होगा कि जो आपका ये है, आपने देखा होगा कि जो पानी होता है ना, जो सड़ गया रहता है पानी, उस पर कुछ मच्छर के जो लार्वास होते हैं वो भी तैर रहे होते हैं, तो वो जो है कहीं ना कहीं जो है सरफेस टेंशन की वजह से ही जो है तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन का एक बहुत बड़ा
पार्ट होता है, ठीक है। अगर आप बात करो, अगर आपका जो शिप है ना मेरे भाई, जो आपका शिप है, जो जहाज़ें हैं जो चलती हैं, मतलब पानी की जहाज़ें, वहाँ पे बायंसी फोर्स तो लगता ही है ऑब्वियसली। बायंसी फोर्स तो कहीं न कहीं एक होता है, क्या बोलते हैं, ये फैक्टर होता ही है, मतलब हमारे पानी के न डूबने का। बट वहाँ पे कहीं न कहीं जो है सरफेस टेंशन भी एक फैक्टर है, जो कि कहीं न कहीं हमारे जहाज़ को जो है डूबने से रोकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो है हमारा जो अगर ओशन है, ठीक है, हमारा जो ओशन है यहाँ पे गैस मतलब एयर और वाटर का क्या बन रहा है, इंटरफेस बन रहा है, ठीक है, इंटरफेस बन रहा है। तो अगर आप यहाँ पे किसी क्या बोलते हैं शिप को इम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा ना, तो ये बायंसी फोर्स तो यहाँ पे लगेगी जितना ये करेगा, साथ ही साथ ये जो हमारा सरफेस टेंशन है ना, उसे वो भी जो है इसे क्या करेगा, ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, या फिर उसे कहीं ना कहीं उसी लेवल पे रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसे हम सरफेस टेंशन कहेंगे। इसे हम सिग्मा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? सिग्मा के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और इसे जो हम क्या कहते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? ये बेसिकली कोहेजन की वजह से होता है। जो आपके लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो कोहेजन होता है ना, वो इसी मतलब उनके वजह से जो है ये हमारा इस प्रॉपर्टी को हम देख मतलब हमें ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ठीक है। कोहेजन जो है सॉरी जो सरफेस टेंशन है वो हमें बेसिकली कोहेजन की वजह से जो है देखने को मिलता है। और इसे आप चाहे ना तो इसे आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा था सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल लिखा था ना, तो इसे आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन एरिया। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है वर्क बराबर क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट अगर आप चाहें तो इसे डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक डिस्टेंस है, और ये भी हमारे यहाँ पे भी मतलब एल भी डिस्टेंस है और बी भी डिस्टेंस है। तो एक डिस्टेंस हमने एक डिस्टेंस कैंसिल कर लिया, हमें क्या मिल गया, एफ अपॉन एल। तो ये आपको फिर से क्या मिल गया, सिग्मा मिल गया। तो इस चीज ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल, सॉरी एफ बाई एल तो होता ही है, साथ ही साथ वर्क अपॉन एरिया भी होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, तो जो हमारा सिग्मा होता है ना वाटर और एयर के इंटरफेस पे, वो कितना होता है, तो वो होता है 0.073 न्यूटन पर मीटर। कितना होता है? 0.073 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, 0.073 न्यूटन पर मीटर। अच्छा, अब देखिए अब क्या होता है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आप ये मतलब आपने क्वेश्चन बहुत सारे देखे होंगे कि अगर कोई बबल है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि कोई बबल है तो बताइए, अगर कोई बबल है और क्या बोलते हैं सरफेस टेंशन आपका सिग्मा है, प्रेशर आपका पी है, प्रेशर डिफरेंस जो है वो आपका पी है, तो बताइए कि पी और सिग्मा में क्या ये होगा, क्या बोलते हैं, क्या रिलेशनशिप होगा, ठीक है। या फिर आपको प्रेशर फाइंड आउट करने को क्या देता है कि कोई बबल है या फिर कोई ड्रॉपलेट है जिसमें आप प्रेशर को फाइंड आउट करिए, अगर उसका जो है सरफेस टेंशन इतना सिग्मा है और उसका रेडियस जो है या फिर उसका जो डाया है वो मतलब उसका भी कुछ वैल्यू दे देगा, और आपको पता करना रहेगा कि वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस कितना आ रहा है, या फिर आपको बोल देगा प्रेशर दे देगा और रेडियस दे देगा और बोलेगा कि बताओ सरफेस टेंशन कितना होगा। तो वहाँ पे ये वाले फॉर्मूला जो है क्या बोलते हैं यूज़ होते हैं। इनका अच्छा खासा डेरिवेशन भी है, बट वहाँ पे बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे उसे नहीं करा रहा। इसको आप मतलब डायरेक्टली यूज़ ये कर सकते हैं, याद कर रख सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो वो है क्या कि जब भी हमारा कोई बबल होगा ना, जब भी हमारा कोई बबल होगा, तो एज यू नो कि बबल है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बबल का एक क्रॉस सेक्शन बना के रखा है। ये बबल था, इसको हमने काटा तो ये क्रॉस सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे जो है आपका पूरा यहाँ पे मतलब बबल है तो बीच में तो खाली है, बीच में एयर है, तो अंदर भी जो है आपका सरफेस टेंशन डेवलप हो गया और बाहर भी आपका सरफेस टेंशन डेवलप हो रहा है, क्योंकि बाहर भी जो है आपका कहीं ना कहीं वाटर और एयर के बीच में जो इंटरफेस बन रहा है, दोनों तरफ से जो है वाटर और एयर का इंटरफेस बन रहा है। तो ये जो है आपका सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन क्या बोलते हैं अकर हो रहा है, सरफेस टेंशन हमारा लग रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रेशर डिफरेंस की, ठीक है, अगर हम बात करें हमारे प्रेशर डिफरेंस की या फिर प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट की कि हमारे ड्रॉपलेट में कितना प्रेशर होगा, तो वो हम ड्रॉपलेट कह रहा हूँ बबल में, ठीक है, बबल में हमारा कितना प्रेशर होगा, तो वो कितना होगा, पी इज इक्वल्स टू 8 सिग्मा बाई डी। कितना होता है? पी इज इक्वल्स टू 8 सिग्मा बाई डी, या फिर इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं 4 सिग्मा बाई आर, कुछ नहीं किया, डी को 2r रख दिया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसी तरह से हम ड्रॉपलेट के लिए भी पता कर सकते हैं कि अगर आपका कोई ड्रॉपलेट है तो वहाँ पे आपका प्रेशर इनसाइड ड्रॉपलेट कितना लग रहा है, तो लग रहा होगा 4 सिग्मा बाई डी। कितना लग रहा है? 4 सिग्मा बाई डी, ठीक है। और अगर हम बात करें किसी जेट के लिए, किसके लिए? किसी जेट के लिए, तो किसी जेट के लिए जो आपका प्रेशर डिफरेंस होता है, प्रेशर इनसाइड जेट जो होता है, ठीक है, प्रेशर इनसाइड जेट जो होता है वो हमारा कितना होता है? 2 सिग्मा बाई डी। कितना होता है? 2 सिग्मा बाई डी इज इक्वल्स टू पी, ठीक है। तो ये तीनों जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं। 8 सिग्मा बाई डी सो बबल के लिए, और क्या बोलते हैं ड्रॉपलेट के लिए 4 सिग्मा बाई डी, और जेट के लिए 2 सिग्मा बाई डी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कैपिलैरिटी, ठीक है, जो कि हमारा कैपिलैरिटी है। और ये क्या होता है? तो राइज और फॉल इन द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन अ स्मॉल डायर ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द फ्लूइड और लिक्विड कॉल्ड कैपिलरी राइज और
कैपिलरी फॉल, ठीक है। मतलब कि आपने देखा होगा कि जब भी, यहाँ पे भी मैंने ड्राइंग में भी दिखाया है कि जब भी जो है आप किसी फ्लूइड में, ठीक है, एक पतली नाली का एक पतला सा ट्यूब अगर आप डालते हैं जिसका डायमीटर कम से कम 6 mm से कम हो, क्या हो, कम से कम 6 mm से कम हो, तो उसे जब आप डालते हैं ना उस फ्लूइड में, तो उस फ्लूइड का जो सरफेस है ना वो या तो उठ जाता है या तो गिर जाता है, ठीक है, या तो उसमें राइज आ जाता है या तो उसमें फॉल आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कैपिलरी राइज या कैपिलरी फॉल कहते हैं। और इस फेनामेना को, ये जो हमारा घटना है, इसे हम क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं, केशिकात्व कहते हैं हिंदी में, केशिकात्व, ठीक है, केशिकात्व कहते हैं, ठीक है। और क्या, और कब कब ये जो हमारा है, ये कब हमें राइज मिलेगा और कब हमें फॉल मिलेगा, अगर इसकी बात करें तो अगर आपका जो कोहेजन है ना मेरे भाई, और आपका दो चीज़ें होती हैं, एक कोहेजन होता है, एक अडेजन होता है। आई होप आपको मालूम होगा। अडेजन मतलब कि दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिंग फोर्स लगता है उसे हम अडेजन कहते हैं। और दो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ये ये लगती है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उसे हम कोहेजन कहते हैं, ठीक है। अगर सेम मटेरियल है, सेम मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन लग रहा है उसे हम कोहेजन कहते हैं। और दो अलग अलग ये हैं मॉलिक्यूल हैं और उनके बीच में अट्रैक्शन लग रहा है तो उसे हम अडेजन कहते हैं। तो अगर आपका अडेजन ज़्यादा है कोहेजन से, तो आपका जो है राइज होगा, मतलब कैपिलरी राइज मिलेगा आपको। और अगर आपका जो है अडेजन कम है कोहेजन से, या फिर आप कह सकते हैं कोहेजन ज़्यादा है अडेजन से, तो आपको क्या मिलेगा, कैपिलरी फॉल मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये तो हमने बात कर ली कैपिलरिटी की, इसमें आपको कैपिलरी फॉल या कैपिलरी राइज कितना मिलेगा उसकी बात करें तो उसे हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी, ठीक है। 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी से हम क्या कर सकते हैं, हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड का जो सरफेस है वो, और जो आपका वर्टिकल ये है, वर्टिकल एक्सिस आप कह सकते हैं या फिर आप फेस ऑफ ग्लास कह सकते हैं, इसके बीच में जो है जो मतलब कितना एंगल बन रहा है, ठीक है, इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है उसकी अगर हम बात करें तो थीटा फॉर वाटर एंड ग्लास, अगर आपका पानी और ग्लास की बात करें तो वहाँ पे वो जो है कितना बनता है, 0 बनता है, ठीक है, 0 डिग्री जो है आपका एंगल बनता है। और वहीं पे अगर हम बात करें हमारी मरकरी और ग्लास की, ठीक है, अगर हम बात करें हमारे मरकरी और ग्लास की, तो वहाँ पे जो हमारा थीटा बनता है वो कितना मिलता है, 128 डिग्री मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्चुअल क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया थीटा इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ फ्लूइड एंड वर्टिकल। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको दिखाई है, ये तो हमने बात कर ली कि एच इज इक्वल्स टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप, ये कोई अगर फ्लूइड है, कोई फ्लूइड का मतलब बूंद है, ठीक है, अगर कोई पानी का बूंद है या फिर कोई मतलब जल जल कह रहा हूँ, कोई द्रव है, ठीक है, कोई लिक्विड है जिसे हमने क्या किया, किसी हमने फ्लोर पे गिरा दिया, ठीक है। तो हमने फ्लोर पे गिराया तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो बूंदें होती हैं वो कुछ इस तरह से बनती हैं, है ना, कुछ बूंदें हैं जो इस तरह से बनती हैं या फिर इस तरह से बन सकती है, हाँ इस तरह से बनती हैं। तो अगर ये जो बूंदें बन रही है ना, अगर इसको हम टेंजेंशियली ऐसे एंगल फाइंड आउट करें, अगर इसके टेंजेंशियली हम ऐसे एंगल फाइंड आउट करें, तो अगर ये जो आपका एंगल मिलेगा फाई, अगर वो क्या हो, अगर वो आपका 90 से कम हो, क्या हो, अगर आपका 90 से कम हो, तो इस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं, वेटिंग फ्लूइड कहते हैं। यानी कि ये फ्लूइड क्या करेगा, ये फ्लूइड ये जिस मटेरियल पे या फिर जिस भी सरफेस पे गिरा है ना, इसे वो गीला कर देगा, ठीक है। और अगर आप बात करें कि अगर ये जो टेंजेंशियल एंगल है वो क्या हो, 90 से क्या बोलते हैं, बड़ा हो, क्या हो, फाई जो है वो बड़ा हो 90 से, तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, ये नॉन वेटिंग फ्लूइड होगा, ये इसे गीला नहीं करेगा, ठीक है। और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो क्या बोलते हैं, कोहेजन की वजह से होता है, ठीक है, कोहेजन और अडेजन का यहाँ पे वर्क होता है, ठीक है। ये जो वेटिंग फ्लूइड है ना, इसका अडेजन अच्छा है, कोहेजन कम है, और इसका कोहेजन अच्छा है, अडेजन कम है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बात कर ली। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की। अब इसके बाद हम बात करते हैं वेपर प्रेशर की, कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखिए वेपर प्रेशर होता है ये एक इसमें क्या होता है ना, जब भी आप किसी फ्लूइड को या फिर आप कहते हैं लिक्विड को, ठीक है, जब भी आप किसी लिक्विड को किसी मटेरियल में, किसी बर्तन में आप रख दोगे, तो क्या होता है ना, तो धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे ड्यू टू वेपराइजेशन, वाष्पीकरण की वजह से, हिंदी में अगर हम बात करें तो ड्यू टू वेपराइजेशन क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होती हैं, वो फ्री होकर ऊपर जाती हैं, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे अगर देख लीजिए, यहाँ पे अगर आपका कोई है फ्लूइड है जिसे हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो क्या होगी कि धीरे धीरे ड्यू टू वेपराइजेशन क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। और अब हमने क्या किया, क्योंकि अब ये ऊपर की तरफ जाएंगी और हमने इस मटेरियल को क्या कर दिया, ढक दिया, हमने इस मटेरियल को यहाँ से ढक दिया, है ना, ढक दिया, तो क्या होगा कि ये फ्लूइड इसके ऊपर तो चली जाएगी, इस लेयर के ऊपर तो चली जाएगी, बट इसके ऊपर नहीं जा पाएगी, ठीक है ना, इसके ऊपर नहीं जा पाएगी। तो एक टाइम के बाद, ठीक है, एक टाइम के बाद ये क्या करेंगे, ये सब जो है इस सरफेस पे क्या करेंगे, एक अलग से अपना दबाव लगाने लगेंगे, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, तो ये क्या करेंगे, ये दबाव लगाने लगेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, इस मतलब एक प्रेशर लगाने लगेंगे, जिसे हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है।
क्या लिखा है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द फ्री सरफेस टू एयर इज नोन एज वेपराइजेशन, और प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, और वेपराइजेशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपका वेपराइजेशन बढ़ेगा, और वेपराइजेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब ये फैक्चुअल चीज़ें हैं कि जो है आपका जो वाटर होता है ना वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसके पास जो प्रेशर रेट होता है, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम बात करें कि अगर कोई वाटर है और 0 डिग्री सेल्सियस पे उस पर कितना वाटर प्रेशर लगता है, तो उसे अगर हम हेड की टर्म्स में, आगे आपको चलो पता चलेगा कि हम किस तरह से प्रेशर को हेड की टर्म्स में जो है ये करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। बट यहाँ पे आप समझ लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आपका वाटर प्रेशर लगता है वो कितना लगता है, वो लगता है 0.063 मीटर का। कितना लगता है, 0.063 मीटर का। और अगर हम बात करें 100 डिग्री सेल्सियस पे तो कितना लगता है, 10.336 मीटर का। ठीक है, इतना जो है हमारा वेपर प्रेशर लगता है इस टेम्परेचर पे हमारे वाटर पे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम वेपर प्रेशर को क्या करें, इंक्रीज करें, यानी कि अगर हम अपने वेपर प्रेशर को बढ़ाएं तो जो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग होगा ना उस वाटर का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि अगर आप वेपर प्रेशर को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग होगा वो भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, जो अगर आप वेपर प्रेशर क्या कर दिए, अगर आप वेपर प्रेशर को मान लीजिए 10 यूनिट से बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो है आपका जो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग है वो भी कुछ यूनिट से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आपका एट लो वेपर प्रेशर वाटर विल बॉयल एट लोअर टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और अगर लो वेपर प्रेशर है तो कहीं ना कहीं जो है आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही जो है ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, बॉयल हो जाएगा, वेपर फॉर्म में हो जाएगा। और पाइप्स में एक इसी तरह का फेनामोना होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा। एक घटना होती है जिसे हम कैविटेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है ना, इसमें जो आपका पाइप्स में जो वेपर प्रेशर होता है वो कहीं ना कहीं आपकी क्रिटिकल वैल्यू से कम हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो पानी होती है वो पाइप में ही क्या हो जाती है, वेपराइज हो जाती है, बॉयल हो जाती है, वेपराइज हो जाती है, और कहीं ना कहीं जो है उसमें एयर बबल्स फॉर्म हो जाते हैं, और जो क्या करते हैं, जो हमारे वॉल्स पे जाके कोलाइड करते हैं, हमारे वॉल्स से पाइप के जो वॉल्स हैं उनसे टकराते हैं। ठीक है, हमारे पाइप से जाके टकराते हैं, और टकरा कर क्या करते हैं, मतलब नॉइज़ क्रिएट करते हैं, और साथ ही साथ जो हमारा वॉल है, जो पाइप का वॉल है, पाइप की जो दीवारें हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें डिटोरिएट करता है, उन्हें तोड़ते हैं, ख़राब करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैविटेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं फ्लो के बारे में। ठीक है, अब हम आ रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे धीरे धीरे। ये तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ लिए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एक बहुत अब इंपॉर्टेंट तरफ की जा रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि हमारा न्यूटोनियन जो भी हमारे न्यूटोनियन लॉ है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ है, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, उसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो कितने टाइप ऑफ फ्लूइड्स हो रहे हैं, विस्कोसिटी, इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो और भी आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब आने वाली हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इससे भी ज़्यादा। तो ये देखिए, ये कोई आपका फ्लूइड है जिसे मैंने आपको लेयर्स में रिप्रेजेंट किया है। ये लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे हमने एक शियर फोर्स जो है अप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे हमने शियर फोर्स अप्लाई किया। यहाँ पे शियर फोर्स अप्लाई करने से हुआ क्या ना मेरे भाई, मान लीजिए हमने कोई प्लेट रख के उसे खींच दिया तो आपका शियर फोर्स अप्लाई हो गया, क्योंकि शियर फोर्स इज अ टेंजेंशियल फोर्स। तो हमने इसके सरफेस पे रख के इसे खींच लिया तो हमारा टेंजेंशियल फोर्स यहाँ पे, मतलब शियर फोर्स जो है वो लग गया। अब ये हुआ क्या, इस शियर फोर्स की वजह से हमारे जो ये मॉलिक्यूल्स थे जो एक मतलब इस तरह से थे, वो क्या हुए, वो कुछ इस तरह से मूव कर जाएंगे। आप देख सकते हैं पहला वाला कम मूव किया है, उसके ऊपर वाला उससे ज़्यादा मूव किया है, उसके ऊपर वाला उससे ज़्यादा मूव किया है। यहाँ पे जो है ये जो मूवमेंट है ना, आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को रेजिस्ट कर रही हैं। ठीक है, पहला वाला दूसरे वाले को रेजिस्ट कर रहा है, दूसरा वाला तीसरे वाले को रेजिस्ट कर रहा है। इसके ऊपर अगर लेयर होता तो चौथा वाला, मतलब तीसरा वाला जो है वो चौथे वाले को रेजिस्ट करता। तो ये जो है लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है ना एक दूसरे के मूवमेंट के प्रति, इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसे हम विस्कोसिटी कहते हैं। और लेट कंसीडर, अगर हम मानते हैं कि नीचे जो हमारा क्या बोलते हैं वेलोसिटी है हमारे फ्लूइड का, वो क्या है, u है, और जो सबसे ऊपर है, सबसे बॉटम लेयर पे, वहाँ पे क्या है, u प्लस डी यू है। ठीक है, ऑब्वियसली ड्यू टू विस्कोसिटी क्यों ना कुछ इसका जो वेलोसिटी है वो कम होगा, और यहाँ पे जो है मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो u प्लस डी यू है। ठीक है, और इसके इन लेयर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी वाई है। ठीक है, डी वाई है, और ये जो हमारा एंगल बन रहा है इसे हम क्या कर रहे हैं, डी थीटा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है मेरे भाई, अब हम अगर बात करें शियर स्ट्रेन की ना, तो शियर स्ट्रेन क्या होता है, शियर स्ट्रेन होता है डी थीटा। शियर स्ट्रेन ये होता है डी थीटा। डी थीटा मतलब क्या, टैन थीटा। आपको मैंने शो में बताया होगा कि जो आपका शियर स्ट्रेन होता है उसे हम टैन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जो एंगल बन रहा है उसका टैन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे डी थीटा या फिर टैन थीटा का इक्वल्स टू, तो टैन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ पे आपका लंब कितना है,
लम आपका अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पे देखिए लम आप निकालेंगे तो कितना होगा, तो आप देखिए यहाँ पे जो है डिफरेंस जो हो रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस हो रहा है आपके वेलोसिटी में वो कितना हो रहा है, डी यू का हो रहा है ना। तो डी यू को जब आप टाइम से, जितना टाइम हम यहाँ पे क्या किए हैं, जितना टाइम हम यहाँ पे ट्रैवल किए हैं, जितना टाइम ये आपका फ्लो हुआ है, उतने टाइम से आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि डी यू डी टी इतना डिस्टेंस जो है यहाँ पे हमें ट्रैवल होने को मिला है, ठीक है ना। उतना उतना मतलब डिस्टेंस जो है यहाँ पे ट्रैवल हुआ है, तो वो डिस्टेंस, ठीक है, मतलब आप जब ये ट्रायंगल बनाओगे तो ऑब्वियसली आप इसे तो मतलब ऐसा नहीं ना कि आप इसी को कंसिडर कर लोगे, आप कंसिडर करोगे जो पूरी तरह से ये हो चुका होगा। जैसे कि ये है हमारा ट्रायंगल, कुछ इस तरह से बन रहा है, ठीक है, हमारा कुछ इस तरह से ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो डी वाई है, ये हमारा थीटा है, और ये जो हमारा वैल्यू है वो बराबर हो जाएगा डी यू डी टी के। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा, अब देखिए यहाँ पे भी u वेलोसिटी है, यहाँ पे भी u वेलोसिटी है, तो दोनों एक साथ, यहाँ पे भी u वेलोसिटी, यहाँ पे u प्लस डी यू है, ठीक है। तो u वेलोसिटी जितना ये चलेगा उतना तो ये चलेगा ही, लेकिन साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी चलेगा, और कितना चलेगा, तो डी यू इंटू डी टी चलेगा, है ना, डी यू इंटू डी टी चलेगा। डी टी जो है आपका टाइम है, कितना टाइम जो है आपका फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो डी यू इंटू डी टी चलेगा। तो इसी हिसाब से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू निकालें तो आपका कितना निकलेगा, डी यू इंटू डी टी अपॉन डी वाई, ठीक है। और इसे अगर हम चाहें, यहाँ पे आप देख सकते हैं डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई, इसे हम चाहें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। और डी थीटा बाई डी टी क्या है आपका, तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन है, और ये आपका क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन होता है वो इज इक्वल होता है किसके, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ये दोनों जो टॉपिक है, मतलब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लेता है ये। तो डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा अगला चीज़ है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब हम आ रहे हैं न्यूटन्स लॉ पे। तो न्यूटन क्या कहता है, न्यूटन ये कहता है कि जो आपका शियर स्ट्रेस है ना, जो आपका शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन के, या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के, क्योंकि दोनों बराबर है तो दोनों के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो जो आपका टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डी थीटा बाई डी टी के, या फिर कह सकते हैं डी यू बाई डी वाई के। और यहाँ पे जो हमारा ये जो, अगर हम इस क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन को हटाएंगे तो आपका एक कांस्टेंट जुड़ेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे म्यू कह रहे हैं, और म्यू क्या है आपका डायनामिक विस्कोसिटी है, ठीक है, टाउ है आपका शियर स्ट्रेस। अब देखिए ये जो म्यू है ना हमारा, ये जो हमारा म्यू है इसका यूनिट अगर हम बात करें तो इसका यूनिट है पास्कल सेकंड, या फिर आप कह सकते हैं न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और इसका हम बात करें सीजीएस यूनिट का, ठीक है, अगर हम इसका बात करें सीजीएस यूनिट का तो सीजीएस यूनिट कितना है इसका, तो वो है पॉइस, ठीक है, इसका सीजीएस यूनिट पॉइस है। और 1 पॉइस जो होता है वो बराबर होता है 0.1 पास्कल सेकंड के, या फिर आप कह सकते हैं कि 1 पास्कल सेकंड जो होता है वो बराबर होता है किसके, 10 पॉइस के। तो इसे आपको याद रखना है, ये जो यूनिट वाला चीज़ है ना इसे याद रखना है, क्योंकि यूनिट का अक्सर यूनिट से खेल कर देता है एईजे का एग्जाम, ठीक है, तो यूनिट आपको अच्छे तरह से याद रखना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ फैक्ट्स की, तो जो आपका ये होता है वाटर का जो म्यू होता है, वाटर का जो डायनामिक विस्कोसिटी होता है वो कितना होता है, 1 सेंटीपॉइस होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 1 सेंटीपॉइस। सेंटीपॉइस मतलब पॉइस का भी 10वां भाग, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 0.01 पास्कल सेकेंड। और एक और मतलब और कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें तो जो आपका म्यू वाटर होता है, मतलब जो आपका डायनामिक विस्कोसिटी होता है वाटर का, वो कितना होता है, वो 55 गुना होता है विस्कोसिटी ऑफ एयर के, ठीक है। तो ये चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब इसी के साथ हमें एक और विस्कोसिटी मिलता है, ये हमने बात करी डायनामिक विस्कोसिटी की, अब हम बात करेंगे किसकी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। एक तरह का और विस्कोसिटी जिसे हम क्या करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक जिसे हमने बात की थी उसे क्या करते हैं, ये जो आपका डायनामिक विस्कोसिटी है ना उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ये जो है उसे किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो न्यू जो है वो इज इक्वल्स टू होता है किसके, म्यू अपॉन रो के, न्यू इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन रो, इसे हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। अगर बात करते हैं इसके यूनिट की तो इसका यूनिट कितना होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। या फिर आप कह सकते हैं सीजीएस की अगर हम बात करें सीजीएस में, तो सीजीएस में यानी कि सीजीएस मेथड में इसका जो यूनिट होता है वो कितना होता है, स्ट्रोक होता है। और 1 स्ट्रोक की जो जो 1 क्या बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड की जो वैल्यू होती है ना वो इक्वल होती है किसके, 10⁴ स्ट्रोक के, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो मतलब सिंपल सा पॉइंट है, याद रखो। न्यू एयर जो होता है, एक ये और फैक्ट है कि जो आपका न्यू होता है एयर का, ठीक है, एयर का जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है वो 15 गुना होता है हमारे वाटर का, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब हम क्या करते हैं ना, अब हम यहाँ पे एक ये बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। इस चार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस चार्ट में हम जो हमारा वाई एक्सिस वहाँ पे हम शियर स्ट्रेस देख रहे हैं, और जो हमारा एक्स एक्सिस है उसमें हम अपना आप कह सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन जो है उसे हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है, आपने भी देखा होगा। उसमें क्या है, ये जो आपको अगर मैं समझाना चाहूँ तो ये जो है
यहाँ पे आप बेसिकली देखें तो कुछ 6, 7, 8 तरह के जो है आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर आपका कोई फ्लूइड है, ठीक है, अगर आपका कोई फ्लूइड है, उस पे शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है और वो उसमें सिर्फ वेलोसिटी ग्रेडियंट होते जा रहा है, होते जा रहा है, शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं हुआ, मतलब वो कैसा फ्लूइड है, वो आइडियल फ्लूइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आइडियल फ्लूइड को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम बात करें, अगर आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन कहते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बन रहा है तो उसे हम डायलेटेंट कहेंगे, कुछ इस तरह से बन रहा है तो उसे हम सूडोप्लास्टिक कहेंगे, ठीक है। और अगर आपका जो फ्लूइड है उस पर कुछ क्या बोलते हैं, कुछ वैल्यू का शियर स्ट्रेस डेवलप करने के बाद वो एज अ क्या बोलते हैं, एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड ये करने लगता है, बिहेव करने लगता है। मतलब कि जैसे कोई आपका फ्लूइड है, उस पर आपने क्या किया, उस पर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ जो है क्या बोलते हैं, ये दिया, शियर स्ट्रेस दिया उसे, ठीक है। तो क्या होगा, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ शियर स्ट्रेस के बाद वो एज अ न्यूटोनियन फ्लूइड फिर से एक्ट करने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बिंघम प्लास्टिक मटेरियल कहते हैं, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर कौन सा बनता है, तो थिक्सोट्रॉपिक, और उसके नीचे रियोपेक्टिक। और अगर आपका क्या हो रहा है, अगर आपका फ्लूइड में अगर आप स्ट्रेस लगा रहे हो और सिर्फ उसमें स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं आ रहा, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे सॉलिड कहते हैं। मतलब जो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड मटेरियल, ठीक है, जो आपका सॉलिड मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपका किसी भी तरह का वेलोसिटी ग्रेडियंट देखने को नहीं मिलता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें जो है लेयर बाय लेयर जो आपका शियर डिफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं फ्लूइड में, वो चीज़ नहीं होती है वहाँ पे। तो आप यहाँ पे आपको शियर स्ट्रेस आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, डिफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए अगर आपसे कोई बोले कि ये आपका ये है ग्राफ है और यहाँ पे ऐसे हमारा सीधा लाइन दिया गया है, तो बताओ ये किसे रिप्रेजेंट, तो ये हमारे सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब अगर हम इसकी बात करें तो आप यहाँ पे कुछ उनके क्या बोलते हैं, इसको देख सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देख सकते हैं। तो एग्जांपल्स में देखिए, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं, जो यहाँ पे आपको सूडोप्लास्टिक बताया ना मैंने, ये जो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स हैं, ठीक है, ये जो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड्स हैं वो क्या होती हैं, वो शियर थिनिंग फ्लूइड्स होती हैं। शियर थिनिंग मतलब कि मतलब उस पर अगर आप लोड लगाओगे, यानी कि उसको मतलब आप लोड लगाते रहोगे, यानी शियर में लाते रहोगे उसे, तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होने लगती है, वो घटने लगती है, वो पतली होने लगती है, जो फ्लूइड है वो क्या होने लगती है, पतली होने लगती है। और जो डायलेटेड फ्लूइड है ना, उस पर आप जितना ही शेयर लगाओगे ना, वो उतना ही मोटा होते जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई उसके कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको जनरल जो है शेयर का इक्वेशन दे रखा है, जनरल शेयर का इक्वेशन दे रखा है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा ना, यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे ये जो बी का वैल्यू है आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, शेयर देखिए, यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू हमें पता चल रहा है कि शेयर स्ट्रेस क्या हो सकता है, ए डी यू बाई डी वाई पे पावर एन प्लस बी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बी का वैल्यू जीरो रखा है, क्यों, क्योंकि हमें हमारा जो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस है वो कहाँ से जीरो चालू हो रहा है, जीरो से चालू हो रहा है। बट यहाँ पे देखिए हमने जो बी का वैल्यू है क्या रखा है, नॉट इक्वल टू जीरो रखा है, नॉट इक्वल्स टू जीरो रखा है। मतलब कि यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ जो है शेयर स्ट्रेस की वैल्यू पहले से ही मिल रही है, देख रहे हैं ना, कुछ पहले से हमें वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पे हम उस वैल्यू को रखेंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे मैंने आपको शो करके रखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, बढ़िया से समझ सकते हैं ऐसा। लेकिन ये चीज़ बहुत समझने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती, जो मैम ने आपको बताई, ये मतलब चीज़ नहीं आती है हमारे जेई एग्जाम में, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया, आपको जानना हो तो आप जान लीजिएगा, अदरवाइज इसे आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीज़ पूछती है कि क्या बोलते, ये चीज़ पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं, हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है। तो थिक्सोट्रॉपिक की अगर बात करें, तो थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड का अगर एग्जाम्पल देखें तो इंक हो गया, केचप हो गया, इनेमल हो गया, ये कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जो हमारे क्या है, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड है, ठीक है। कैसे फ्लूइड है, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड है। अगर हम बात करें हमारे बिंघम प्लास्टिक की, तो जो बिंघम प्लास्टिक की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो सीवेज, स्लज, जेल, टूथपेस्ट, ड्रिलिंग मड, क्रीम, ये क्या है, बिंघम प्लास्टिक के ये हैं, क्या कहते हैं, एग्जाम्पल हैं। अगर हम बात करें रियोपेक्टिक फ्लूइड के, तो रियोपेक्टिक फ्लूइड की अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो जिप्सम इन वाटर, यानी जिप्सम का जो घोल होता है वो, बेंटोनाइट स्लरी, ये जो है हमारे रियोपेक्टिक फ्लूइड के एग्जांपल हैं। अगर हम बात करते हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूइड की, तो सूडोप्लास्टिक फ्लूइड में कौन आता है, तो पेंट, पेपर, पल्प, ब्लड, लिपस्टिक, पॉलीमर, नेल पेंट, ये सभी जो है सूडोप्लास्टिक फ्लूइड के क्या है, एग्जाम्पल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूटोनियन फ्लूइड की, तो बहुत सिंपल, वाटर, आपका वाटर क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड है। उसके बाद आपका अगला कौन सा है, अगला है डायलेटेंट। डायलेटेंट में कौन आता है आपका, तो इसमें एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन कौन आ जाएगा, क्विक सैंड हो गया, शुगर इन वाटर यानी मतलब चीनी और पानी का घोल हो गया, बटर यानी मक्खन हो गया, राइस स्टार्च सॉल्यूशन हो गया, मतलब जो आपका जब भी आपने चावल बनाते होंगे तो आपने देखा हो कि जब चावल पक जाता है तो उसमें कुछ अगर आप मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो गाढ़ा सा पदार्थ जो होता है, जिसे हम यूपी वाले माड़ कहते हैं, ठीक है, माड़ कहते हैं, तो वो चीज़ भी मतलब जो आपका राइस स्टार्च सॉल्यूशन है उसे क्या कहते हैं, उसे डायलेटेंट कहते हैं, मतलब डायलेटेंट फ्लूइड में का एग्जाम्पल है वो भी, ठीक है, वो भी डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल है। ये बात कर ली हमने एग्जाम्पल की, हर टाइप के फ्लूइड की।
एज पर न्यूटन्स लॉ के, एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में बात करना है, वो है बल्क मॉडुलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, किसी क्या बोलते हैं फ्लूइड की कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, मतलब कि अगर आप उस पर कहीं ना कहीं लोड लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी वॉल्यूम में डिक्रीमेंट क्या बोलते हैं रिडक्शन देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप किसी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि हम फ्लूइड पे अगर प्रेशर लगा रहे हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी इन विच फ्लूइड गेट्स कंप्रेस्ड, ठीक है, मतलब व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर। इसमें वॉल्यूम का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, और डेंसिटी का क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट हो जाता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपने क्या किया, आपने जब प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम तो घट गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम घट गया, जिसका मतलब कि आपका जो डेंसिटी है वो क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे बताया गया है। और ये जो आपका ये होता है ना, जो आपका क्या कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी होता है, उसे हम बी के थ्रू या फिर आप कह सकते हैं बीटा के थ्रू जो है हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है, तो बीटा जो होता है इक्वल्स टू होता है किसके, 1/k के। यहाँ पे के क्या है, आपका बल्क मॉडुलस है। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/k। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू 1/k। के क्या है, बल्क मॉडुलस है। अच्छा, अब आप क्या करिए ना, आपको मालूम है, मैंने पढ़ा है बल्क मॉडुलस क्या होता है, तो बी इज इक्वल्स होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, है ना। तो आप उसी चीज़ का यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा ये कि बीटा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल पी माइनस, सॉरी, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी अपॉन डेल पी वी। ठीक है, यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो माइनस इसलिए आया कि जो आपका स्ट्रेन आ रहा था ना, वो स्ट्रेन किस डायरेक्शन में आ रहा था, कंप्रेशन की वजह से रिडक्शन की तरफ जा रहा था। ठीक है, क्या जा रहा था, रिडक्शन की तरफ जा रहा था, तो इसीलिए यहाँ पे हमें माइनस देखने को मिला। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बीटा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा पी। ठीक है, माइनस डेल्टा वी, ठीक है, ये देखिए बीटा इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा पी। ये आपका क्या हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप मेक श्योर करें कि आप कमेंट करें, जिससे कि मैं उन डाउट्स को अगले वीडियो में क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में, और हमने पढ़ लिया, हमने ख़त्म कर लिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और अभी तक आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ वीडियो में आप ज़रूर से बताइएगा कि जो भी कंटेंट है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैंने चीज़ें बताई, वो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करिएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट में अटेंडेंस जरूर से मार्क करके जाइएगा। ठीक है, अटेंडेंस जरूर से मार्क करके जाइएगा, जो मैं कमेंट में डाल दूंगा, कि मतलब कमेंट कर दूंगा अटेंडेंस, वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, वो जो कमेंट होगा उसे आपको लाइक कर देना, जिससे कि आपका जो अटेंडेंस है वो मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।